हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। आप सभी ने वीडियो का जो प्री का एग्जाम हुआ था वो आप सभी ने दिया ही होगा। तो आपको पता होगा कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर ये 5 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स देने वाली है। अगर बात करें जीके की बात करें तो इतना वाइड सिलेबस है कि अपन कितना भी पढ़े तो भी अपन श्योर नहीं होंगे कि हाँ ये मेरे को पूरे में से पूरे मार्क्स दे सकती है। लेकिन अगर मैथ के, रीजनिंग का या इंग्लिश का कोई एक टॉपिक अगर आप लेके चलते हो तो उसमें फिक्स है कि इसके अंदर से एक क्वेश्चन आएगा ही जो कि आपको 100 में से 100 मार्क्स दिला के रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो 5 सब्जेक्ट है इसको हल्के में नहीं लेना है। और कुछ मेरे जो साथी है, मेरे दोस्त हैं, ये बोलते हैं कि यार मैथ को छोड़ के चल सकते हैं, इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं है तो नहीं कर सकते, इसको छोड़ के चल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन को आपको पास करने के लिए आपको थोड़ी सी तो एडवांस लेवल में जाना ही पड़ेगा। एडवांस का मेरा मतलब ये है कि थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से टाइम देना है जितना हो सके। और जीके तो आप शुरू से पढ़ ही रहे हैं, जैसे अगर प्री की बात करें या उससे पहले एसआई की बात करें, पटवारी की बात करें, तो जीके को तो आप बहुत अच्छे से, बहुत टाइम से, जैसे आप कंपटीशन फील्ड में आए हो तो तब से ही पढ़ रहे हो। तो आप इन सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा टाइम दो। ये ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आपको दूसरों से आगे निकालेगी। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कई जैसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैथ कमजोर होती है, इंग्लिश कमजोर होती है, तो वो इसमें मात खा जाते हैं। तो आपको ये करना है कि इन जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जितने ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं आपको लाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप पिछला पेपर देखें, प्री का अगर पेपर देखें, तो उसके अंदर 100 नंबर का जो पेपर था उसके अंदर 50 नंबर अकेले ये जो 5 सब्जेक्ट थी उसके थे और 50 जो थे वो जीके के थे। तो इस बार आप सभी को पता होगा कि जो मेंस होने वाला है, तो मेंस के अंदर आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर 120 में से अगर बात करें तो 60 नंबर की इसके अंदर जीके होगी और 60 ही नंबर का ये आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये जो सारा पोर्शन है ये होगा। तो आपको पता है 60 नंबर आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। इसके अंदर अगर 10 मार्क्स और जोड़ दें, मतलब 70 या 80 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इन जो सब्जेक्ट है इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हल्के में नहीं लेना है इनको, कि नहीं पढ़ के जाऊंगा कुछ नहीं होगा इससे। तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इनको एकदम अच्छे से पढ़ना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट को अपन लेके चलेंगे। और इसके अंदर मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि मैथ्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही पढ़ना है। जैसे कि कोई दोस्त है जो अगर छोड़ के जा रहा है कि इंग्लिश मेरे को पढ़नी नहीं है, मैथ मेरे को पढ़नी नहीं है, आज तक ही नहीं पढ़ी है, ना मेरे पल्ले पड़ती है वो, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा 4 या 5 टॉपिक, तो वो तो आपको कम से कम करके ही जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 12 नंबर के अगर क्वेश्चन आता है, मैथ के 12 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर आपको कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन तो आपको करके ही आना है, क्योंकि तभी आप फाइट कर सकते हो पेपर को। क्योंकि वीडियो मेंस के अंदर बहुत ही अच्छा कंपटीशन होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि आप हल्के में जाओगे, 10 दिन पढ़ के जाओगे और आराम से पेपर निकाल लोगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की, और इससे आगे मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर अपन हिंदी और कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर इंग्लिश का। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि कौन कौन से पढ़ने हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ने हैं या किस तरीके से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर बात करें, जैसे कि मैंने जो 4 एग्जाम हुए हैं प्री के, उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया था और उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लगभग यही पैटर्न रहने वाला है मेंस के लिए भी। तो इसके अंदर जैसे कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट, सबसे पहले इसके अंदर आता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता है। आपने जैसे 9th 10th में इसको पढ़ा भी होगा, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और आता है एक्टिव पैसिव, तो आपने ये देखा भी होगा कि प्री के अंदर ये आपके आता ही है, तो आपको ये दोनों टॉपिक तो अच्छे से पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा आता है एंटोनम सिनोनम, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो विलोम शब्द होते हैं ये आपके लिए आते हैं, जो विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, सिनोनम्स को बोलते हैं समानार्थी शब्द। तो ये दोनों टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आता है कि वन वर्ड मतलब होता है जो एकार्थी शब्द होते हैं। एकार्थी जैसे कि आप कह सकते हैं ए प्लेस वेयर ऑर्फन लिव्स, उसको बोलते हैं ऑर्फनेज, मतलब जहाँ पर जो अनाथ बच्चे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनाथालय बोलते हैं। तो इस तरीके के जो एकार्थी शब्द होते हैं, तो ये भी आपके सिलेबस के अंदर है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी प्री का एग्जाम हुआ है तो उसके अंदर भी हर एक पेपर में एक आध क्वेश्चन तो इसका था ही। तो एकार्थी शब्द को आपको अच्छे से इसके अंदर पढ़ना है, तो इसको वन वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भी आपको करके जाना है। और अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आता है प्री पोजिशन। तो प्री पोजिशन जैसे कि अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, तो इसको भी आपको करना है। तो प्री पोजिशन में मेन क्या होता है, जैसे कि सिंस दैट का प्रयोग हो गया, या फॉर कहाँ पे लगेगा, इन कहाँ पे लगेगा, ऑन कहाँ पे लगेगा। जैसे आपको कोई सेंटेंस दे देंगे तो उसके अंदर आपको खालिस्तान करके पूरा सेंटेंस दे देंगे, तो उसके अंदर आपको इन भरना है, ऑन भरना है। तो इस तरीके का जो भी आता है तो उसको प्री पोजिशन बोलते हैं। तो ये भी आपके सिलेबस में है और आपको इसका एक आध क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ही। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर आता है ईडियम और फ्रेजेस। तो ईडियम्स जो फ्रेजेस होते हैं इसको अपन हिंदी में बोलते हैं लोकोक्ति और मुहावरे। तो लोकोक्ति मुहावरे हैं, ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में जैसे कि प्री के या मेंस का एग्जाम जो होगा उसके अंदर भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसके मिल ही जाएंगे। तो ये भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर बात करें तो जैसे आती है फ्रेजल वर्ब। जैसे फ्रेजल वर्ब का मेरा मतलब है कि जैसे डू, डिड, डज, वो इस तरीके के आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखे होंगे और सामने इसके जैसे खालिस्तान होगा या सामने जैसे हेल्पिंग वर्ब दे देंगे, सहायक क्रिया कोई भी, जैसे कि टॉकिंग दे रखा है तो इसके अंदर आईएनजी है, तो इसके हिसाब से आपको डू या डज को किस तरीके से इसको चेंज करके इसके अंदर भरना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन जो मेनली सोल्व होते हैं ये होते हैं टेंस से। तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूर टेंस का होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको एडवांस लेवल का पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियो डालिए, कोई भी कीवर्ड डालिए, जैसे कि टेंस हो गया तो उसका 10 या 15 मिनट का कोई वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर मेन ये करना है आपको कि जो मेन सहायक क्रिया होती है, जैसे कि कितने भी सारे जो भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है,
फ्यूचर टेंस है, इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके अंदर कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगती है। बस ये दो चीज़ें आपको जरूर देखनी है, इससे आपको ये टेंस वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो टेंस अगर आप कर लेंगे तो इसके अंदर जैसे सेंटेंस मेकिंग भी आते हैं, कुछ आधे अधूरे सेंटेंस आते हैं, उसके बाद खालिस्तान आता है कि इसको आप पूरा करो, तो वो भी आपका टॉपिक इससे क्लियर हो जाएगा। तो आपको एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना है। कहीं ऐसे वीडियो देख के ऐसा मत सोचना कि यार टेंस तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, ना मेरे दिमाग में आता है। तो आपको इतना ज़्यादा बुक खोल के इतना एडवांस लेवल में नहीं पढ़ना है। आपको बेसिक जो मैं बता रहा हूँ, सहायक क्रिया और उसके अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, डू आता है तो क्या लगेगा, डिड आता है तो क्या लगेगा, वॉज वर आता है तो क्या लगेगा। तो इस तरीके का बस बेसिक नॉलेज जरूर ले लेना। 15 या 20 मिनट की आप वीडियो देखोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो आपको ये चीज़ करनी है। इसके बाद टेंस पे ही आपके आता है करेक्ट जो एक्सप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं। जैसे आपके कोई वाक्य दे रखा होगा सेंटेंस, तो उसके अंदर कौन सी, जैसे कि क्या गलती है इसके अंदर, किसी के अंदर वर्ब की अच्छी फॉर्म नहीं लगी है, मेरा मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म गलत लगी हुई है, या उसके अंदर एस या ई एस ज़्यादा लगा हुआ है, या उसका मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे हिंदी का ही है, मेन हिंदी में भी अपन करते हैं जैसे वाक्य शुद्धि, तो उस तरीके का इसके अंदर होता है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो तो इंग्लिश के अंदर मेरा मानना है कि 12 में से अगर आप मान के चलो 7 8 या 8 प्लस मार्क्स ही आपके आराम से हो जाएंगे। अगर इतने टॉपिक कर लेते हो तो मैं कह सकता हूँ कि 12 में से 12 भी ला सकते हो, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसके अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आपको करना क्या है, जैसे कि लूसेंट की एक बुक आती है इंग्लिश की, तो आप वो ला सकते हैं। उसके अंदर जो भी एग्जाम्पल है, जैसे कि विलोम शब्द है, विलोम शब्द जैसे कि हिंदी के विलोम शब्द होते हैं, उस तरीके से ही आपको इसके अंदर याद करने हैं। ईडियम फ्रेजेस हो गया, लोकोक्ति मुहावरे हो गए, या एकार्थी जो वन वर्ड शब्द हो गए, तो इस तरीके को इनको क्या करना है, आपको बस पढ़ना ही है। इनके लिए अलग से कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई कोर्स लेने की जरूरत है। इसको आप सेल्फ कर सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक मेरे ख्याल से काफ़ी है आपके लिए। और मेन बात है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसके भी आपको 10 या 15 मिनट के यूट्यूब पे आप डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे और उनको देखना है बस। उसके अंदर ये करना है कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में जैसे चेंज होता है, प्रेजेंट है तो पास्ट में होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, या किस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो इस तरीके का एक बेसिक नॉलेज ले लेना, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत हार्ड जैसे सीजीएल लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके अंदर एसएससी। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो इस हिसाब से आप वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप 10 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे इंग्लिश के अंदर। और इतना कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे एग्जाम में। बस ध्यान इतना रखना है कि वीडियो देखते टाइम आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हो, इससे स्टडी कर रहे हो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, या कोई भी आप टेंस का कोई वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट का कोई वीडियो देख लेना। इससे ज़्यादा बहुत ही एडवांस लेवल में आपको नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। उसका 1 या 2 पेज में आप सेल्फ नोट्स बना लेना, तो आप हेल्पिंग वर्ब लिख लेना, सामने सेंटेंस लिख लेना, उसके अंदर कौन सा क्या चेंज हो रहा है वो लिख लेना, बस इतना काफ़ी है। और एग्जाम तक इसको अच्छे से रिवीजन करते जाना। और बाकी जो चीज़ें मैंने बता दी, विलोम शब्द हो गया, वन वर्ड हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, लोकोक्ति मुहावरे, ये इडियम फ्रेजेस हो गए, इनको आपको एक बार के लिए अच्छे से रीडिंग करनी पड़ेगी। और जो मैं आपको ल्यूसेंट की बुक बता रहा हूँ इंग्लिश की, वो मेरे ख्याल से काफ़ी है और उसके अंदर बहुत ही अच्छे से दे रखा है। उसके अंदर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी दे रखी है, तो आपको समझने में भी बहुत ही आसानी होगी और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। आपको मैंने ज़्यादा टॉपिक तो बताया नहीं है, बहुत ही कम टॉपिक है, 5 या 6 टॉपिक होंगे, और इनको 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लोगे। तो आपको डरना नहीं है कि यार इंग्लिश नहीं पढ़नी है, छोड़ के जाऊंगा, छोड़ने का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर इसके अंदर 12 में से आपके 8 मार्क्स 7 मार्क्स भी आते हैं तो वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, मार्क्स लेके ही आना है। इस बार ये नहीं गलती करनी है कि पिछली बार की तरह मैथ्स भी छोड़ दी, इंग्लिश भी छोड़ दी, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपके पास खूब टाइम है, आप आराम से थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके चल सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर मैं सबसे पहले आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ। बुक्स का मेरा मतलब है कि जैसे कि आती है एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है, और या एक रामनिवास मथुरिया की बुक आती है। ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बेसिक से दे रखा है। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैथ्स मैंने आर एस अग्रवाल से ही करी थी, तो मेरी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी मैथ्स शुरू में, लेकिन मैंने उससे कवर कर लिया। उसका कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से, अगर आप शुरू से मैथ्स पढ़ रहे हो, कभी नहीं भी पढ़ी है, तो भी अगर आप उससे बुक से पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ समझाई हुई है। अगर आप यूट्यूब पे जैसे कि वाईफाई स्टडी हो गया, अनअकैडमी हो गया, इनसे आप वीडियो देखोगे तो उसके, हाँ अच्छे वीडियो है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि अच्छे वीडियो नहीं है, लेकिन उनमें यह है कि वो डायरेक्ट समझाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं। और मेरे ख्याल से मेरे मैटर में शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती है। मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, क्योंकि मैथ्स मेरे लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो मैं अच्छे से ही मैथ्स को जब भी पढ़ता हूँ एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ एक एक चीज़ पढ़ता हूँ, तो शॉर्ट ट्रिक मेरे से याद भी नहीं होती है। तो मैथ्स के लिए आप यही करो कि आप जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, मथुरिया की हो गई, या कोई भी आपके पास बुक्स हैं, उसको आप एक बार के लिए आप जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, जो प्रश्नावली मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको एकदम बेसिक से थोड़ा सा पढ़ लेना है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ्स के। हाई लेवल के आप बोलोगे कि इस बार तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के आए भी हैं, हाँ मैं मान रहा हूँ। इसके अंदर जैसे 11th-12th के क्वेश्चन भी आ गए हैं, आईआईटी के क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो उनके बारे में आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको वो करना ही नहीं है। अगर आ भी गए, दोबारा भी आ गए, तो भी नहीं करनी है। तो आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा वही आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो 8 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर लोगे 12 में से। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ इस बात की। तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है कि इस लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, वो किसी से नहीं होंगे आपके। जैसे कि रेखाओं के क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, या तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने 11th-12th में पढ़े थे, तो अब वो अब नहीं होंगे। कंपटीशन अलग होता है, वो 11th-12th के क्वेश्चन अलग होते हैं। तो आपको इतना सोचना नहीं है, आप जो कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, उस हिसाब से ही मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक टॉपिक बता देता हूं, जो कि हर एक कंपटीशन में आते हैं। जैसे कि एक टॉपिक हो गया लाभ हानि, तो ये आपको एकदम अच्छे से करना है। इसके बाद हो गया समय और दूरी, समय दूरी वाला, टाइम और डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, पिछली बार भी आया था। जैसे समय और कार्य,
टाइम एंड वर्क, तो इसके अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अंदर एक हो गया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब हो गया सरलीकरण, इसको बोलते हैं। सरलीकरण का मतलब ये है कि जैसे कि आपको इकाई का अंक पूछ लिया, कोई संख्या दे दी, या आपको एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है। और मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आपको ये संख्या दे दी a+1/2 इक्वल टू 2 होता है, तो a+1/a का 4 क्या होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको लगभग पूछ लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो इस तरीके के बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। एक बार थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस मांगती है मैथ, तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके आराम से ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो SICI, इसका मतलब है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको एक बार देखना है। वो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट जैसे प्रतिशत, तो ये भी आपको एक बार के लिए देखना है। प्रतिशत वाले में से तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन बनते हैं। जो ये मैंने आपको 5 टॉपिक या 6 टॉपिक बताए हैं, इनसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार क्या हुआ है, एक नई चीज़ है, जैसे कि इसके अंदर प्री की बात करें तो इसके अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो हो गया थीटा वाला जो हो गया, तो इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन बना है, जैसे कि थीटा के क्वेश्चन है, तो इसके भी क्वेश्चन बने हैं हर एग्जाम में। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है अपना आपको। तो इसके लिए मैं एक अलग से ट्रिग्नोमेट्री के लिए छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। तो आपको वो क्या करना है, वो अच्छे से पढ़ लेना है। तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन ही लगभग बनते हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला में पुट करना है, आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, एक आता है प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया प्रायिकता। प्रायिकता के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, 15-20 मिनट का कोई वीडियो देख लेना बेसिक का, जिसके अंदर जैसे कि 8 या 10 जिसके अंदर क्वेश्चन सोल्व कराए हुए हैं, बस उतना काफ़ी है, बहुत ही एडवांस लेवल में नहीं पढ़ना है। तो आपको प्रायिकता के लिए भी तैयार रहना है। हर एक शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बने हैं इस बार, तो इसके लिए भी आपको ये तैयार करना ही पड़ेगा। तो आपको लगभग चीज़ें मैंने बता दी है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जैसे कि परिमाप, आयतन, जैसे गोले का आयतन हो गया, और अगर बात करें इसके अंदर गोले का परिमाप हो गया, शंकु का आयतन हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका एक मैं फॉर्मूला आपको जैसे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, इसका फॉर्मूले की एक जो मैंने बनाई हुई है, तो आप वो पढ़ लेना। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो जैसे कि 8 या 10 इसके अंदर फॉर्मूले हैं, वो आपको जरूर पढ़ने ही पड़ेंगे, तो आपके लगभग ये क्लियर हो जाएगा ये वाला पोर्सन। और अगर बात करें इसके अंदर इकाई अंक पूछ लेता है, जैसे कि आपको कोई संख्या दे दी, जैसे कि 4387 की पावर 245 दे दिया, या इसके अंदर और कुछ दे दिया, इसकी पावर 2 दे दिया, तो इसका आपको मेन इकाई का अंक बताना है। जैसे ऐसा थोड़ी कि आप इसको सोल्व करने बैठ जाओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे 3, 4, 5 टाइम, और इसके बाद इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। इसके लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे जीरो की संख्या पूछ लेते हैं, कोई ऐसा समीकरण दे देते हैं और उसके अंदर कितने जीरो है, तो ये भी एक छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन होते हैं। तो इन दोनों पे मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो आप चिंता मत करो इसकी। इसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बनूंगा, बहुत ही अच्छा, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा जल्दी से। तो लगभग मैथ के मैंने जो भी टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए हैं, इससे ही लगभग क्वेश्चन बनते हैं। एक और इसके अंदर क्वेश्चन बनता है जैसे सिक्कों की संख्या पे। इसका मेरा मतलब है कि जैसे कि कुछ सिक्के दे दिए, जैसे 2 रुपये के सिक्के, 1.5 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 2:3:4 के अनुपात में है, तो 5 रुपये के सिक्कों की कितनी संख्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते ही हैं। अगर रेलवे की बात करें, SSC की बात करें, आजकल जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि SI का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी पूछा था, पटवारी का एग्जाम था, उसमें भी पूछा था। तो इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए भी मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा, जैसे कि 1 मिनट 1.5 मिनट की, तो उसके अंदर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे कि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसका। तो लगभग मैंने मैथ की सारी चीज़ें आपको बता दी है, और कुछ 2-3 जो टॉपिक है मैंने आपको बोल दिया कि मैं करवा दूंगा, तो थोड़ा सा टाइम देना मेरे को, मैं करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो 4-5 ये टॉपिक है, ये एकदम बेसिक टॉपिक है। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और जो थीटा वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, और ये प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, हर किसी के लिए ही नया होगा, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस लेवल के टॉपिक होते हैं। तो मैं इनको इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार, तो इसको आपको अच्छे से करना है। और बाकी जैसे कि रेखाओं वाले क्वेश्चन है, समीकरणों वाले क्वेश्चन है, समीकरण का विस्तार करो, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। तो इस बार भी अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको आप छोड़ भी सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि अगर इतना माइंड लगाओगे उसके अंदर तो भी कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन सोल्व हो या नहीं हो, तो आपको जैसे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, जो ईजी है वही मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। ज़्यादा हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया भी नहीं है, तो ऐसे टॉपिक बताए हैं जो कि आप कर सकते हो। तो लगभग मैंने जो मैथ्स और रीजनिंग के इंग्लिश के जो टॉपिक है मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो अगर अपन तीनों सब्जेक्ट को लेकर चले तो 35+ मार्क्स बहुत होते हैं अगर आप सोचते तो, क्योंकि 35+ मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं इन 2 या 3 सब्जेक्ट में, तो आप मान सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपको टारगेट रखना है कि अगर 3 सब्जेक्ट में 35 मार्क्स का है, तो इसके अंदर आपको लगभग 30 या 25+ मार्क्स को आपको इसके अंदर लेके ही आने हैं। अगर बात करें इसके अंदर रीजनिंग की, तो रीजनिंग मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग बहुत ही ईजी है। 12 क्वेश्चन अगर आएंगे इसके अंदर मान के चलो, तो आप लगभग आराम से 12 में से 12 भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड कोई लेवल आता नहीं है रीजनिंग का। बहुत ही बेसिक, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जैसे कि वो लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, पंक्तियों वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल आपको माइंड लगाना पड़ता है उसके अंदर। तो 10+ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हर कोई कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है वो कर लेता है रीजनिंग में। तो आपको इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको मेन फोकस करना है इंग्लिश और मैथ पे। इन 2 सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्क्स देगी ये। तो आप बाद में इसको याद भी करोगे कि यार सही रहा, मैंने ये इंग्लिश और मैथ अच्छे से पढ़ ली। तो अगर मैंने जो 5-5 या 6-6 टॉपिक बताए हैं कुछ इंग्लिश और मैथ में, तो इसके अंदर से आप एक आध टॉपिक छोड़ना चाहे तो भी आप छोड़ सकते हैं, और आपको जो बाकी के टॉपिक है उनको एकदम अच्छे से करना है। और भी किसी भी तरीके की आपको अगर हेल्प चाहिए या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को बोल सकते हो, उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप कहीं भी मेरे से बात कर सकते हो, आपके नीचे लिंक दे दूंगा मैं इसका। वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मेरे को भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ वीडियो आपके लिए अच्छी है, तो मैं भी कुछ और बनाने की कोशिश करूंगा। और
और इसके बाद जो हिंदी और कंप्यूटर के लिए है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको चाहिए इस पे भी वीडियो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। बाकी आपको इसके अंदर ज़्यादा डरना नहीं है कि यार किस तरीके का पेपर आएगा, क्या होगा, कैसे आएगा, और पिछली बार प्री का इतना ऐसे पेपर आया था तो मेंस का पता नहीं इससे हार्ड आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, लगभग वही लेवल रहने वाला है। आपको हो सकता है कई लोग डरा भी दे कि यार इस तरीके का नहीं है, प्री भी अगर ऐसा आया तो आप सोच सकते हो मेंस कितना हार्ड आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, और आपके लिए मेंस की जो प्री की प्रिपरेशन थी थोड़ा सा आपको हल्की सी, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट हो गई, इनको आपने नहीं पढ़ा तो आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लो, तो बाकी आपका अच्छे से स्कोर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। मेन यही है कि अपने को पढ़ाई में कमी नहीं रखनी है, तो अगर अपन पढ़ाई में कमी नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया है आपका, और वीडियो जरूर छोटी बनाने की मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, लेकिन बन ही जाती है लगभग 10-15 मिनट की। तो आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि सभी इसका अच्छे से उपयोग कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।